हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ वो अमेरिकन सीरियल किलर की ज़िंदगी पर बेस्ड है, जिसका नाम था जैक डैमर और ये अमेरिकन रेजिडेंट था। जैक 1960 में अमेरिका में पैदा हुआ और बचपन ही से ये आम बच्चों से बहुत ही मुख्तलिफ था। ज़्यादा बातचीत ना करना, अजीबोगरीब चीज़ों में इंटरेस्ट रखना जैक का शुरू ही से शैवा था। माँ बाप को देखा जाए तो माँ बाप अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। बाप माँ को कसूरवार ठहराता था कि तुम प्रेगनेंसी में अजीबोगरीब अद्वियात ड्रग का इस्तेमाल करती हो, इसीलिए जैक ऐसा है, और वो अपने शौहर लायनल को इस बात पे कसूरवार ठहराती थी कि तुम्हारी वजह से जैक ऐसा है क्योंकि तुम उसको अजीबोगरीब चीज़ें सिखाते हो, जैसे कि मरे हुए जानवरों पर एक्सपेरिमेंट या चीर फाड़ करना। जैक उस ज़माने में थोड़ा सा लड़कों में इंटरेस्टेड था, आज जिनको गे कहा जाता है। एलजीबीटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था, मगर 1960 में इन बातों को इतना ओपनली जो है डिस्कस नहीं किया जा सकता था। कहानी में दिखाते हैं कि जैक बार में जाता है और वहाँ जाकर शराब पीता है। वहाँ उसको एक ट्रेसी नामी ब्लैक आदमी से मिलता है और उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी फ़ोटोज़ लेनी है, मैं तुम्हें इस काम के लिए $50 दूंगा, तुम मेरे फ्लैट पे मेरे साथ आ जाओ। ट्रेसी को $50 मिल रहे होते हैं और वो कहता है क्या वाकई सिर्फ फ़ोटोज़? वो कहता है हाँ, मैं बस तस्वीरें लेना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? ट्रेसी मान जाता है। ट्रेसी उसके साथ उसके जब अपार्टमेंट में जाता है तो ट्रेसी को कुछ अजीब सी बदबू महसूस होती है। वो डैमर से पूछता है कि डैमर, तुम्हारे फ्लैट से अजीब सी बदबू आ रही है। हमेशा इंसान खतरे को भांप जाता है, इसी तरह ट्रेसी ने भी किया। उसको ख़तरा महसूस हुआ। ख़तरा महसूस होने पे ट्रेसी ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और जैसा जैसा जैक कहता गया वो वैसा वैसा करता गया। जैक को आदत थी जब भी कोई शिकार उसके साथ फ्लैट पे आता था तो वो सबसे पहले उनको उनकी ड्रिंक में कुछ मेडिसिन मिलाकर दे दिया करता था, क्योंकि जैक का बैकग्राउंड जो था अमेरिकन आर्मी से था। आर्मी में लोगों को ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कौन सा ड्रग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो ड्रग जो वो उन सबको देता था, एक्चुअली उसको उसने आइडेंटिफाई कैसे किया, वो आर्मी से यही चीज़ सीख कर आया था और वो सब पे अप्लाई करता था। सबको ड्रिंक देने के बाद वो सबको एक अजीब सी मूवी दिखाया करता था जो कि उसको पसंद थी और वो चाहता था कि वो लोग भी उस मूवी को देखकर डरें और थ्रिल महसूस करें, जबकि ऐसा ना था। ट्रेसी ने वो ड्रिंक एक्चुअली पी ही नहीं थी, वो फेंक देता है और फिर वो वैसा वैसा ही करता जाता है जैसा जैसा जैक उसको कहता है। जैक उसको बार बार पूछता है क्या तुम्हें नशा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हारा सर घूम रहा है, और ट्रेसी हमेशा इस बात को कहता है हाँ, मुझे कुछ फील हो रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है। मगर ट्रेसी नशे में नहीं होता। जैक को लोगों की हार्ट बीट सुनने का बहुत शौक होता है। एक्चुअली वो एक संघी आदमी होता है जो कि लोगों की जान की परवाह किए बगैर उनके साथ खेलता है, उनके जिस्म के टुकड़े करता है, तेज़ाब में उनको गलाकर उनकी हड्डियों को अपने ही घर छुपा लिया करता था। जैक के कुल 17 शिकार थे, जिनमें से एक शिकार 14 साल का छोटा मासूम बच्चा था। जैक को कभी भी इस बात पे शर्मिंदगी नहीं हुई कि उसने लोगों के साथ क्या। वापस आते ही दामर अपनी दादी के साथ रहने लग गया। दादी के साथ रहते हुए उसको उसकी इन हरकतों का एहसास होता रहा। वो एक्चुअली गे था और उसका रुझान लड़कों में ज़्यादा था, मगर जब भी कोई उसको छोड़ के जाना चाहता था, जैसे कि होता है, जैसे कि लोग मिलते हैं जाने के लिए, दामर चाहता था कि वो इसको कभी छोड़ के ना जाए, इसीलिए वो ऐसा करता था। एक दिन वो शॉपिंग सेंटर जाता है और वहाँ से एक पुतला उठा लाता है। दादी को जब मालूम होता है कि दामर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता है तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और उसको कहती है मेरे चर्च में एक लड़की है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात वहाँ चला सकती हूँ। दामर अपनी दादी के सामने बहुत ही सिविलाइज तरीके से पेश आता है, इसीलिए दादी उसकी मानसिकता का अंदाज़ा नहीं लगा पाई।
अपनी दादी के घर मुख्तलिफ लड़कों को बुलाता और उनको नशावर ड्रिंक पिलाकर नीचे तहखाने में मारकर ही काम तमाम करवा दिया करता था। अब दामर को अलग रहना था। दामर ने ब्लैक कम्युनिटी में एक फ्लैट लिया जो कि सस्ता था। रेंट पर उसी फ्लैट में रहने लगा। साथ वाले फ्लैट में उसकी पड़ोसी ग्लेंडा भी थी। ग्लेंडा एक रोशनदान की मदद से वहाँ चीखते हुए लोगों की आवाज़ सुनती थी और उसको पता था कि दामर कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा है। बहुत बार पुलिस को शिकायत करने के बावजूद वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते थे, क्योंकि वो तो अमेरिकन था और कंप्लेन करने वाली एक ब्लैक अफ्रीकन या ब्लैक औरत थी। ब्लैक्स के राइट की वजह से उसकी बात ना सुनी जाती। तो पुलिस ऑफिसर हमेशा इस बात को इग्नोर करते रहते थे। हद हो चुकी थी। ग्लेंडा ने बिल्डिंग के मैनेजर को कंप्लेन कर दी, जिस पे उसने कहा दामर को यहाँ से निकाल दे। मेरे रातों की जो नींद है वो हराम हो चुकी है दामर की वजह से। मैनेजर अब बात करता है दामर से और दामर ग्लेंडा से माफ़ी मांगने के लिए आता है और कहता है प्लीज़ ग्लेंडा अपनी कंप्लेन वापस ले लीजिए, मैं अब आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। ग्लेंडा उसको कहती है मेरे फ्लैट से दफ़ा हो जाओ, क्योंकि वो परेशान थी। तो हम कहाँ थे? हम ट्रेसी के पास थे। ट्रेसी बहुत ही होशियारी से काम लेता है और दामर को हिट करते हुए वो उस फ्लैट से भाग जाता है। इतनी ही देर में ग्लेंडा अगेन पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस के आ जाने के बाद ट्रेसी उनको सब कुछ सच-सच बताता है कि आदमी संखी है और इसने मुझे $50 की लालच में अपने फ्लैट में ऐसे बंद कर लिया था। आप प्लीज़ देखिए इसके फ्लैट में दरअसल चल क्या रहा है। दामर पकड़ा जाता है और काफ़ी खोपड़ियाँ उसके फ्लैट से बरामद होती हैं। तकिए पे लगा खून, फ्लैट में से आती हुई बदबू, ड्रम्स में गलती हुई लाशें, ड्रम्स में भरा हुआ तेज़ाब, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, सिंक का स्मेल, लाशों को काटने के लिए आरी, ये सब उसके उस फ्लैट से बरामद होता है। अब फ्लैट में रहने का कोई हर्ज तो बचता नहीं, लोग खौफ से पागल हुए जाते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है कि पूरी बिल्डिंग को खाली कर दी जाए, यहाँ हम मरने वालों का मेमोरियल बनाएंगे। अब दामर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जब दामर जेल में होता है तो उसको उसके किए पे बहुत पछतावा होता है, एहसास होता है, मगर कुछ बाहर कहते हैं ना सरफिरे पागल लोग भी होते हैं, वो उसको अपना हीरो मान बैठते हैं और उसको लेटर्स लिखते हैं, पैसे भेजते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। एक ब्लैकमैन जो ऑलरेडी वहाँ जेल में होता है, उसका नाम होता है क्रिस्टोफर। क्रिस्टोफर हमेशा दामर को बुरी निगाहों से देखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि एक सीरियल किलर है, मगर उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इसने एक 14 साल के छोटे मासूम बच्चे के साथ भी यही किया होता है। एक दिन जब दामर जिम में काम कर रहा था, सफाई कर रहा था, तो क्रिस्टोफर न्यूज़ पढ़ लेता है कि इसने एक 14 साल के बच्चे को मारा था। वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और अपने खुदा को मानता है, जो गॉड ऑफ वेंजन होता है। वो आता है और दामर को कहता है कि तुमने एक 14 साल के बच्चे के साथ भी वही किया? क्या तुमने उसको काट फाड़ के अपने पास रख लिया? लानत हो दामर तुम पे। और वह दामर के सर पे वार करता है और उसको मार देता है। दामर की माँ चाहती है कि उसके दिमाग पर जो है वो सर्च की जाए, रिसर्च की जाए, तो उसको वो मेडिसिन के हवाले कर देती है, मेडिकल लैब के हवाले कर देती है। अब मेडिसिन फील्ड उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि दामर ऐसा क्यों था। बाप मना कर देता है। अब इतनी दिल दहलाने वाले और अजीबोगरीब वाक़ये के बाद कोर्ट ये फैसला करती है कि हम ऐसे शख्स के दिमाग पर स्टडी नहीं करेंगे और मज़ीद इसको नहीं जानेंगे। हुक्म दिया जाता है कि इसका दिमाग जला दिया जाए, क्योंकि ऐसे शैतानी दिमाग पर स्टडी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। कोर्ट ने बिल्कुल फ़ैसला जो किया, मैं उसके हक़ में हूँ। क्या आपको ये फ़ैसला ठीक लगता है कि दामर के दिमाग को स्टडी ना किया जाए और उसको जला दिया जाए? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब दामर की लाइफ पे नेटफ्लिक्स वालों ने एक सीरीज़ क्रिएट की है। आप नेटफ्लिक्स पे वो सीरीज़ जाकर देख सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।